अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, आज बात होगी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की, जो बहुत से सवालात हैं पॉलिसीज़ के बारे में भी, और जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के अवाम को, हुकूमत उनके बारे में क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। उनसे बात करते हैं इन इशूज़ पर। हम तो कहेंगे बड़ी हिम्मत है उनकी, इतने सख्त जो मुश्किलात हैं हुकूमत को, उसको किस तरह से डिफेंड करेंगे। चलें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा कायरा साहब, शुरू इस बात से करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई और उसके बाद जो स्पीकर साहिबा हैं फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, उन्होंने ये कहना दुरुस्त होगा शायद कि उन्होंने अपनी एक रूलिंग दे दी, तो ये अब मसला कुछ पेचीदा नहीं होता नज़र आता। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है मुल्क का, उसने एक रूलिंग दी और ये नहीं कहा स्पीकर साहिबा ने कि हम इस पे देखते हैं कि उन अपील में चले गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, इसलिए इस वक्त हम सीसी को नहीं भेजेंगे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन केस। उन्होंने कहा कि जजमेंट ही गलत है। उन्होंने जजमेंट को चैलेंज नहीं किया, जजमेंट को गलत नहीं कहा। उन्होंने क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की बात की है। कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं और हमें इनको बिल्कुल अलग डिफाइन करना चाहिए। स्पीकर साहबा ने जिस तरह अदालत का एहतराम वज़ीर आज़म साहब ने किया, 3 दफ़ा अदालत ने तलब किया, तीनों दफ़ा वो पेश हुए, अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उन्होंने फ़ैसला कबूल किया। लेकिन अदालत ने स्पीकर के जो मैटर था वो स्पीकर साहब को भेजना था एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, और अदालत के फ़ैसले के अंदर ये बात दर्ज है। अदालत ने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो एक ख़ास कानून है तौहीन अदालत का, उस कानून की शिक के तहत जो सज़ा दी थी, उन्होंने उनको 63(1) की सज़ा नहीं दी थी। ये ज़रूर कहा कि इससे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी के, लेकिन वो फोरम कोई और है, वो फोरम स्पीकर साहबा का है और स्पीकर साहबा ने उसको जज करना है। ये बात ज़रूर ज़हन में रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के एपिलेट कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का जो 7 मेंबर्स में मुश्तमिल था, और वो ट्रायल कोर्ट था। ट्रायल कोर्ट का अपील का फ़ैसला अपनी जगह होता है। स्पीकर साहिबा अदालत का हर फैसला नहीं खोल सकती। ये बात नहीं है कि स्पीकर साहबा को मुकम्मल इख्तियार है। बिल्कुल सही, नहीं देखिए, नहीं आप सही फरमा रहे हैं कायरा साहब, इजाज़त दीजिए। तो ये आपने सही कहा और ये पोजीशन हम लोग भी लेते रहे कि एक अपील में तो जाना है प्राइम मिनिस्टर को अभी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि इन्होंने, स्पीकर साहबा ने चैलेंज नहीं किया जजमेंट को, तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड द फॉलोइंग charge against Sayyid Yusuf Raza Gilani, that you, Sayyid Yusuf Raza Gilani, Prime Minister of Pakistan, have willfully flouted, disregarded and disobeyed the direction given by this court। अच्छा, और वो फरमाती हैं, ये आगे लंबा है, लेकिन फिर पॉइंट 8 में वो फरमाती हैं, इट appears from above that no specific charge regarding the propagation of any opinion or acting in any manner against the independence of the judiciary or defaming or ridiculing the judiciary as contemplated under Article 63(1) has been framed। तो देखिए, ये जजमेंट ही पर बात हो रही है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी अभी तो अपील में जाना है तो इसलिए मैं आगे सीसी में भेज नहीं रही। उन्होंने जजमेंट पर कमेंट किया है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि बहैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आप क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, के कंटेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कंटेंट को क्या ये कर सकती हैं इस तरह से एग्जामिन, क्वेश्चन? एक तो ज़रा तस्दीक कीजिए फिर कि वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले को उन्होंने, जो उनको पास भेजा गया, उस पर उन्होंने कमेंट किया है। और मैं आपको एक चीज़ पहले वाजे कर लूँ, इस पे बाद में कमेंट करते हैं, पहले ये वाजे कर लूँ कि अदालत उनको, प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्विक्ट कर रही है, डिस्क्वालीफाई नहीं कर रही, और उनका केस भेज रही है आइन के मुताबिक स्पीकर साहिबा के पास। आपका क्या ख्याल है कि स्पीकर का ऑफिस कोई डाक खाना है कि उन्होंने उस डाक खाने के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक का लेटर भेज देना है? ऐसा तो नहीं है। स्पीकर साहबा को आईनी तौर पे 30 डेज का टाइम दिया गया है
और फिर वाजे है कि इफ ए क्वेश्चन राइज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो फिर वो मैटर भेजेंगी आगे टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर क्वेश्चन उनकी बसीरत में ये क्वेश्चन राइज नहीं होता तो स्पीकर साहबा वो मैटर आगे नहीं भेजेंगी। तो कायरे साहब, आप फरमा रहे हैं कि ये इशू इंटरप्रिटेशन का नहीं, आप कह रहे हैं ये प्रोसेस का इशू अभी तक। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इस प्रोसेस के अंदर स्पीकर साहबा के ऑफिस ने जब उनको मैटर रेफर हुआ है, और स्पीकर का ऑफिस सुप्रीम कोर्ट के हर रूलिंग को या हर फैसले को रिव्यू नहीं कर सकता, सिर्फ उस फैसले के ऊपर जो आइन के तहत दर्ज है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर स्पीकर साहबा या अगर चेयरमैन सेनेट अगर किसी सेनेटर के बारे में हो तो अगर वो मैटर उनको रेफर होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके अंदर 1 महीने का टाइम दिया गया है। उसकी लॉजिक यही है, अगर वो डाक खाना है तो फिर तो सिंपली स्टेट चला जाना चाहिए था। जिस तरह आज एक मेंबर की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल किया गया, या डिग्री इश्यूज के ऊपर बहुत सारे मेंबर्स की जो डिग्रियां कैंसिल की गई उनको डिसमेंबर कर दिया गया, वो मैटर इस तरह रेफर नहीं हुए। ये तो मैटर वो है जिसमें उन्होंने शी हैज टू अप्लाई हर माइंड। अच्छा देखिए, जी जी जी, आपका पॉइंट अंडरस्टूड योर पॉइंट। अब ये बताइए कि आपके सीनियर जो लॉयर्स हैं, जो फॉर्मर स्पीकर्स हैं, चाहे गौहर अयूब साहब हैं, चाहे चौधरी अमीर हुसैन हैं, दूसरी तरफ आपके एसएम जफर साहब जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं, और मंटो साहब हैं, ये सब कह रहे हैं, ये सब तो नहीं हुए, ये अहम लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्पीकर साहबा ने अपनी पावर को गलत एक्सरसाइज जो मैंने सुना है, उसका क्या एसएम जफर साहब एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने, बहुत सीनियर ज्यूरिस्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बातें की हैं कि स्पीकर साहबा का इख्तियार था। दोनों स्पीकर जिनका आपने जिक्र किया, चौधरी अमीर हुसैन साहब और गौहर अयूब साहब, उन्होंने कहा जी स्पीकर साहबा को ये वहां भेज देना चाहिए था, यानी भेज देती तो अच्छा होता, नहीं भेजा तो कोई जुर्म तो नहीं किया ना, ये बात कहनी, क्योंकि वो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी एक स्टैंडिंग है, वो अपनी पार्टियों के फैसलों के भी मजबूर हैं, लिहाजा उन्होंने कैटेगोरिकली ये नहीं कहा कि ये स्पीकर का इख्तियार नहीं था। स्पीकर साहब अगर वहां भेज देती तो अच्छा था, नहीं, साथ ही ये भी बात है कि अगर नहीं भेजा तो कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर किया है। अगर ये तो डिस्क्रिप्शन है ना कि भेज देती तो अच्छा होता। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो ये स्टेटमेंट है कि जमहूरियत की बहुत बड़ी ये फतह है, तो ये हर चीज़ पे जो भी पीपल्स पार्टी के हक में चीज़ होती है वो जमहूरियत की फतह हो जाती है। इसमें जमहूरियत की फतह की क्या बात है, ये समझाइए ज़रा। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की आगे बढ़ने की बात है। देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को आइसोलेशन में रख के बातें न कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल और तनाज़ुर में है। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको अदालत ने 3 दफ़ा तलब किया, वो 3 दफ़ा पेश हुए हैं। ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके बारे में जिनके खिलाफ फैसला आया और उन्होंने कबूल किया है। जी, वो चीजें तो बहरहाल करनी थी ना, वो किसी के सर, देखिए कायरे साहब, वो किसी के सर एहसान तो नहीं है, करनी नहीं थी। यही तो अजीब बात है, यही तो अजीब बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि वो नहीं मानते, वो तो अदालत का हुक्म नहीं मान रहे, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये करनी थी। ये कैसी बात हुई? अगर हम नहीं मान रहे तो फिर नहीं मान रहे। नहीं, देखिए ना, नहीं देखिए, नहीं, बात यह है कि ये जो करने की चीज़ें हैं, जब नवाज शरीफ साहब ने अदालत एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा पथराव किया अदालत पे, तो आज तक उनकी तनकीद की जाती है। तो ये तरीक़ाकार है, ये मैं फिर कहूँगी किसी पर एहसान नहीं, ये तो करने की बात है। अच्छा, ये अब कराची की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कराची में क्या ये दुरुस्त होगा कहना कि 4 साल से गाहे बगाहे खून की होली खेली जाती है, और आपके जो मिनिस्टर हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर, वो उतनी ही ज़ोरों शोर से फरमाते हैं, कराची पहुंच जाते हैं और कहते हैं बस इसके बाद नहीं होगा, अब ये बिल्कुल सिक्योरिटी होगी। कराची वाले लोगों से क्या कह दिया जाए कि हुकूमत बेबस है? पहली गुजारिश तो मुझे ये करनी है पिछले सवाल से रिलेटेड आपके, कि मियां नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र फरमाया। मियां साहब को तो अदालत ने एक दफ़ा बुलाया था, तो मियां साहब ने अदालत के ईंट से ईंट बजा दी थी, अदालत को काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हमने कहा कि हमने उसकी तनकीद की थी जी, उनकी तनकीद आज तक होती है, उस पर उनकी तारीफ नहीं हो सकती। हम तो जब सुप्रीम कोर्ट के हाथों कत्ल हो गए फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में ही रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाते। हम तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा लेके फिर सुप्रीम कोर्ट में ही गए। नहीं, देखिए ना, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो फिर बाबर अवान साहब लॉ मिनिस्टर के तहत उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जब अभी आया, सुप्रीम कोर्ट ने उन पे 2 कंटेम्प्ट के नोटिस उनको दिए हुए हैं, वो कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं।
जी हाँ, लॉ मिनिस्टर तो थे ना वो। बहरहाल चढ़िए, ये तो एक लंबी बात है। कराची पे आइए। हमें हमें मुर्दे इल्जाम न ठहरा दीजिए। बाबर अवान साहब ने अगर कोई बात कही, आपके आपकी बसीरत में वो बात गलत है या कोर्ट की बसीरत में, तो कोर्ट ने दो नोटिस उनको दिए हुए हैं और वो दोनों में पेश हो रहे हैं। वो कोई इससे फरार तो नहीं कर रहे। नहीं, फरार नहीं कर रहे। देखिए, मसला ये फरार होने का नहीं, मसला, चलिए ये लंबी बहस है और भी आपसे सवाल करने हैं। आप कराची की तरफ आइएगा। कराची में के बारे में आपसे हमने सवाल किया। नसीम ज़ारा साहबा, बात यह है कि कराची का इशू, कराची के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुसल्ला जत्थे बनने की एक पुरानी तारीख है, काफ़ी अरसे से है। हमारी गवर्नमेंट आने से बहुत पहले आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब की मूवमेंट बहाली की चल रही थी, उस दिन भी जिस दिन वो कराची लैंड कर रहे थे 12 मई को, तो कितने लोग वहां शहीद हुए थे। ये कोई आज की सारी सूरत हाल नहीं है, उससे पहले भी वहां पे कत्ले आम की ये सूरत हाल थी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल थी तो आज भी होनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल एग्रेवेट हुई है। बहुत सारे ग्रुप्स वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं, इंटरेस्ट ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू जारी रखते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से। कराची में, हाँ चले, कराची पे नसीम ज़ारा साहबा, बात यह है कि कराची का इशू, कराची के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स की मुसल्ला जत्थे बनने की एक पुरानी तारीख है, काफ़ी अरसे से है। हमारी गवर्नमेंट आने से बहुत पहले आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब की मूवमेंट बहाली की चल रही थी, उस दिन भी जिस दिन वो कराची लैंड कर रहे थे 12 मई को, तो कितने लोग वहां शहीद हुए थे। ये कोई आज की सारी सूरत हाल नहीं है, उससे पहले भी वहां पे कत्ले आम की ये सूरत हाल थी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल थी तो आज भी होनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल एग्रेवेट हुई है। बहुत सारे ग्रुप्स वहां पे, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं। बहुत गंभीर सूरत हाल है, बहुत मुतफक्कर कुन सूरत हाल है, और इस पे हुकूमत अपने तय मुकम्मल तौर पे कोशिशें भी कर रही है। लेकिन कराची की सूरत हाल पिछले 20, 25, 30 साल से एग्रेवेट हुई है। देखिए, ये सब जानते हैं कि 80 की दहाई से कराची की सूरत हाल ऐसी है। आज आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि कराची में हर सियासी जमात ने गिरोह की कुछ ना कुछ, किसी ना किसी गिरोह की प्रोटेक्शन की हुई है। मैं ये आपसे सवाल कर रही हूँ कि तारीख बता के आप क्या कह रहे हैं कराची वालों से कि हुकूमत बेबस है, क्योंकि 4 साल तो छोटा अरसा नहीं है और आपके पास सब मेजर पार्टी साथ हैं। क्या हुकूमत कह रही है अवाम को कराची की? हम बेबस नहीं है, हम अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कराची के खिलाफ फौजकशी कर ली जाए। कराची के अंदर मैंने पहले भी गुजारिश की कि वहाँ लैंड माफिया भी है, वहाँ दीगर माफियाज भी हैं, और अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कौम के सामने खुल के ये बात कही है कि कुछ लोगों ने सियासी जमातों की पनाह भी ली हुई है, ये बात गलत शायद ना होगी। उन्होंने जो बात कही है, मुझे उसका पूरी तरह पता नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर बेहतर बता सकते हैं कि अगर कुछ बदमाशों ने या इंटरेस्ट ग्रुप्स ने सियासी जमातों की पनाह में वो जुर्म कर रहे हैं कुछ, तो वो भी एक इंटरेस्ट ग्रुप के तौर पे वहाँ मौजूद है, स्टेक होल्डर्स के तौर पे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का काम तो सूबाई गवर्नमेंट को सपोर्ट फराहम करना है, हम कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल पे जितनी कोई दूसरी जमात मुतफक्कर है, तो उससे ज़्यादा हम भी हैं। और कराची 80 की दहाई और 70 की दहाई में भी कराची की सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं थी। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में लोग कहते हैं कि उन्होंने जो शुरू किया तो उसमें कुछ बात सही थी, तरीका उनका सही था, लेकिन आप लोगों का आपस में उनसे झगड़ा हो गया, वो सही तरफ निकले हुए थे। ये बात आप उस पर क्या कहेंगे? नसीम ज़ारा साहबा, क्या आपका ख्याल है कि कराची शहर में जत्थे बना के ग्रुप्स की आपस में लड़ाई और गैंगवार कर ली जाए तो ये इससे मसला हल हो जाएगा? क्या ये आप कहना चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के साथ जो लोग वाबस्ता होकर बैठ गए हैं, इंटरेस्ट ग्रुप जो हैं, मुख्तलिफ इलाके जो हैं, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स जो हैं, रिलीजियस ग्रुप्स जो हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, इंतहा पसंद और दहशत गर्दों के जो ग्रुप वहाँ पे बन गए हैं, उनको खुली छूट दे दी जाए ताकि वो लड़े आपस में? यही था ना मिर्जा साहब का फार्मूला। आप ही के होम मिनिस्टर थे ये। अच्छा, तो ये बताइए, ये बात लंबी करने की बजाय, सवाल तो आपका है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपने मुझसे सवाल किया है कि जुल्फ़िकार मिर्जा साहब वाला फार्मूला तो यही है ना। जी हाँ, लेकिन कई लोगों ने कहना शुरू किया था कि वो पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ कहीं ना कहीं अमन और चैन की कुछ थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी। वो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू तो था। आप कह रहे हैं कि उसमें आप उसे डिसएग्री कर रहे हैं।
नहीं देखिए, मैं डिसएग्री कर दे रहा, तो अपना नुक्ता नजर है कि आप मुख्तलिफ ग्रुपों के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद नहीं कर सकते। रियासत के अंदर रहते हुए रियासती इदारों ने, ठीक है, उनकी कमजोरियां तो उसको दूर कर रहे हैं, उनको एम्पावर करना है, उनको स्ट्रेंथन करना है। और अगर वहां पे कुछ लोग जो पुलिस का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, ये जो डीपोलिटिसाइज करने का इशू है ना जी, आई एम सॉरी टू से, ये गैर जमहूरी लफ्ज है, ये आमरीत की पैदावार का लफ्ज है कि उसको डीपोलिटिसाइज करना है। डीपोलिटिसाइज कोई शय नहीं होती। पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना तो आमरीत का लफ्ज नहीं है। आप ये कहिए कि इंटरेस्ट ग्रुप के लोग जो गलत, कायरा साहब, पुलिस को डीपोलिटिसाइज करना आमरीत का लफ्ज नहीं है। आई एम सो सॉरी, मैं फिर से कहूंगी, पुलिस डीपोलिटिसाइजेशन एक लफ्ज है जो पैदावार है आमरीत की। अगर क्या पंजाब के अंदर पुलिस के अंदर पोलिटिसाइजेशन नहीं है? फिर क्या यहाँ तो पे लोग डीपोलिटिसाइज होना चाहिए? क्या खैबर पख्तूनख्वा में नहीं कराते? नहीं, देखिए, डीपोलिटिसाइज पुलिस होना पूरे मुल्क में होना चाहिए। इधर हम किसी सियासी जमात का नहीं। अगर पंजाब की पुलिस में बहुत से मसाइल, डीपोलिटिसाइजेशन लफ्ज है क्या? यानी के पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस। आप तो ये तो मैं कोई अरबी तो नहीं भाई बोल रही, मैं पॉलिटिक्स तो पॉजिटिव चीज है नसीम ज़ारा साहबा, पॉलिटिक्स तो पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव तो इसमें होती कोई नहीं है। नहीं, अगर हुकूमती इदारे जो हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को पोलिटिसाइज कर, यानी कि आप यकतरफा एक्शन है क्या? पोलिटिसाइजेशन से मुराद आपकी क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि मैंने पूरे मुआशरे को पोलिटिसाइज करना है। नहीं भाई, एक सेकंड, अगर नहीं, सियासी अमल को आगे लेके चलना है हम। अच्छा, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में आपका हक है ना करें, लेकिन देखे ना, हमें लफ्ज तो ठीक इस्तेमाल करने चाहिए ना। अगर कुछ लोग कायरा साहब, आप सियासी इन्फ्लुएंस के साथ इदारे चला सकते हैं। आप सियासी इन्फ्लुएंस के ऐसा इन्फ्लुएंस हो कि सियासी इन्फ्लुएंस से मुराद आपकी क्या? सियासी इन्फ्लुएंस नेगेटिव नहीं होता ना, खुदा के लिए। अच्छा, अगर आप पीपल्स पार्टी के, अगर एमक्यूएम अपने लोग चुन के और एक जो क्राइटेरिया उसे हट के अपने लोगों को डाले पुलिस में, या पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन डाले अपने लोगों को जो उनके लॉयलिस्ट हो, ना के क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, तो ये बात सही है? तो ये सियासी तो नहीं है ना, ये तो मनफी नुक्ता नजर है। इसको सियासी अमल आप कैसे कैसे इस्तेमाल करें? लफ्ज आप कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन चलिए ये तो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करें ना। चलिए, मैं अगर आपके सियासत के बारे में कहूं, नहीं देखें, आपको प्रॉपर लफ्ज इसलिए कह रहा हूं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं साफियों के लिए मनफी लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आपको तकलीफ होगी। मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी बंदे ने, किसी जमात ने कोई हरकत की तो वो गलत हरकत है, उसको कंडेम कीजिए। आप सियासत को मुनहसुल सियासत तो ना कंडेम कर दें। नहीं, ये अब आप देखिए, चलिए, आपको इतना दिल दुखा है आपका इस बात पे, तो आप समझ रहे हैं कि हम कह क्या रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक ये है कि कुछ लोगों ने अगर गलत भर्तियां की हैं, गलत अपने मुफाद के तहत लोगों को लगाया है, ये गलत तरीकाकार था, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको साफ करने की जरूरत है, वहां से करप्ट लोगों को निकालने की जरूरत है। जी कायरा साहब, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों के हवाले से पोजीशन ली कि जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे उनको लगाया गया क्योंकि वो मंजूर नजर थे सियासी जमात के। तो इसमें मैंने जो बात की, मैं तो हैरान हूं कि आप उस पर इतना आपको लगा कि कोई गलत बात है। ये पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम है या नहीं है कि कॉम्पिटेंस की बजाय लॉयल्टी? प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को हटाएं, हटा दिए जाने चाहिए, गलत लोग लगाए गए, यही तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था या नहीं था? जी, मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन से इनकार नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसका मतलब सियासत नहीं है। लोगों को इन इदारों में भर्ती करना सियासत नहीं है, उनको निकालना या उनको डीपोलिटिसाइज करना और चीज है। सवाल यह है कि अगर गलत भर्तियां हुई हैं, मुफाद के तहत लोगों ने रखे गए हैं, तो वो गलत है, उसको सफाई करें। देखो उसका नाम ये नहीं है। कायरा साहब, पॉलिटिक्स, पेट्रनेज पॉलिटिक्स इस मुल्क में नहीं चली। चाहे जनरल मुशर्रफ आए, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो। आप तो इतना जानते हैं पाकिस्तान की सियासत को, शायद ही कोई सियासतदान जानता, और आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो सियासत का हिस्सा नहीं रहा पाकिस्तान में कि आप अपनी पार्टी के अपने लॉयलिस्ट को लगाएं ओहदों पे। मैं तो हैरान हूं कि आप जैसा इंसान। अगर नसीम ज़ारा, गुजारिश ये है कि अगर सरकारी इदारों में सियासी जमातों ने या किसी सियासी फर्द ने अपने लोग भर्ती किए तो वो सियासी अमल नहीं था। डीपोलिटिसाइजेशन ये है ना कि पोलिटिसाइजेशन हो और उसको आप डीपोलिटिसाइज करें।
ये कोई पोलिटिसाइजेशन तो नहीं, नेगेटिव अमल था, मनफी अमल है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। पर इसको तो भाई डीपोलिटिसाइजेशन, ठीक, पोलिटिसाइजेशन की डीपोलिटिसाइजेशन होगी ना। चलिए ये लंबी बात है, नाजरीन चाह रहे होंगे कि आपसे और सवाल करें, तो देयर गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स। हम बैड पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा मुझे कराची पर, इससे पहले हम आगे बढ़े, कराची पर आप फरमा दीजिएगा कि आप ये कह रहे हैं कि आप 4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये गैंग वॉर, ये जो माफियाज हैं, इनको कंट्रोल करें, और अभी तक कंट्रोल जाहिर नहीं हुई। कल भी क्या हुआ, परसों भी क्या हुआ, तो क्या कोई आपके जहन में वक्त है, कितना वक्त लगेगा, या आपका ख्याल है कि इसके बारे में कोई नहीं कुछ कह सकता? देखिए, ये आपका कंसर्न बिल्कुल दुरुस्त है, मेरा भी कंसर्न है, पूरी कौम का कंसर्न है नसीम, कि कराची की सूरत हाल जल्द अज जल्द इमीडिएटली अभी ठीक होनी चाहिए, ताकि एक भी जान, कोई भी जान है, एक भी जान जाया ना हो। इतने लोगों का इस अमल के अंदर शहीद हो जाना, वो उनको कत्ल कर दिया जाना, बेगुनाह लोगों का मारा जाना, ये रियासत के लिए, पूरी रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, सभी के लिए, जिस तरह आपका कंसर्न है, बिल्कुल कंसर्न है। लेकिन मैं आपके साथ एग्री करते हुए ये बात कहूँगा कि इसके लिए कोशिशें करके ये जो तवील अरसे की एक खराबी पैदावार होती गई है, जो बढ़ के आज गैंग वार्स की सूरत बनती जा रही है, मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स ने और इंटरेस्ट ग्रुप्स ने अपने कब्जे में करने की कोशिश की है, जो कभी हमें कटी पहाड़ी की सूरत में नजर आते हैं, कभी हमें लियारी की सूरत में नजर आते हैं, कभी किसी और जगह नजर आते हैं। तो इनको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। ये कोई 1-2 साल में हमने पैदा नहीं किए, हम तो इसको फाइट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीका उसका यह है कि कराची के सारे पूरे के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन कर दें। क्या ये पॉसिबल होगा? इसके लिए थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, लेकिन ये बात है कि किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपसे ये भी कहूं कि लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ गिना जाता है, यहां से हमेशा पीपल्स पार्टी जीती रही है। हमने कराची का ऑपरेशन शुरू किया तो लियारी से किया, ताकि हमें यह ना कहा जाए कि हमने अपना इलाका छोड़ के दूसरों पे ऑपरेशन किया, वो बात दुरुस्त है आपकी, अदा करनी पड़ेगी। वो बात आपकी दुरुस्त है। मुझे ये बताइए, इससे पहले कि हम एक और सब्जेक्ट पर जाएं, कि क्या कराची में आप इमरजेंसी या गवर्नर्स रूल या मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, ये फैसला जो भी होना है, मेरा तो ख्याल है कि कोई गवर्नर रूल और कोई ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं बननी चाहिए। हमने कराची के अंदर, पहले मैंने कहा, आप लोगों का, मीडिया का हम पे एतराज है कि पीपल्स पार्टी अपने इलाके पे अपने दोस्त उसके नाराज हो रहे हैं। तो ये पीपल्स पार्टी का ही हौसला है ना कि हम कराची की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, जहां पे हमारा वोट बैंक है, हम उस इलाके में, पूरा कराची में हमारा वोट बैंक है, लेकिन लियारी हमारी गढ़ गिना जाता है, जहां वो बात आपकी दुरुस्त है। ऑपरेशन तो के लिए या मुस्तकबिल की सूरत हाल के लिए या नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, वो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना है। फेडरल गवर्नमेंट विल सपोर्ट देम। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं। कायरा साहब, देखिए, आपने बलूचिस्तान के बारे में जो फरमाया अपनी हुकूमत के हवाले से, तो उसको सुन के तो लगता है कि जैसे कुछ हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अब ये सुनिएगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस और एफसी के हाथों लोगों का कत्ल होना और उनकी लाशें फिकी हुई मिलना, किडनैपिंग जो हो रही है रैंसम के लिए, स्कूल्स बंद हुए हुए हैं, नो गो एरियाज हैं, और अभी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पाकिस्तान का तराना, पाकिस्तान का परचम नहीं लहराया जा सकता। कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है सिविलियन जो लॉ इन्फोर्समेंट है और एफसी के दरमियान, और जो आपके लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स जो नाराज़ हैं, वो बाहर गए हुए हैं। जो मिसिंग पर्सनस हैं, उनकी आए दिन अभी तक उनकी तरफ से आहो बका सुनी जाती, क्योंकि बहुत से 100 के हिसाब से जो मिसिंग पर्सनस हैं। तो ये भी तो पहलू है, दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, और जो साइड पिक्चर की हर पाकिस्तानी के लिए बड़ी परेशान कुन है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग, आपने सही का फाइनेंशियल राइट्स दिए हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान के लोग आज कोई कल के मुकाबले में ज़्यादा खुश तो नहीं हैं बाकी पाकिस्तान से। ये बात तो नसीब, मैं तो ये कह रहा था कि उनका गुस्सा, उनके एहसास महरूमी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो नेशनलिस्ट लीडर जो आज मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ज़रा गौर कीजिए उनके मुतालबात क्या थे।
हमने उनके वो सारे मुतालबात जो सियासी थे, जो माली वसाइल थे, जो मिनरल्स के उनके ऊपर उनका हक था, वो सारे तस्लीम कर लिए हैं। वो सारे आईनी तौर पे हमने उनको दे दिए हैं, सूबों के हवाले महकमे कर दिए हैं और एनएफसी फार्मूला के तहत रिसोर्सेज की तकसीम उनको दे दी है। आज 400 अरब रुपया हर साल पिछले साल से जायद सूबों को ट्रांसफर हो रहा है। ये उनके मुतालबात थे। उनके जो कुदरती वसाइल के ऊपर हक है, 50% राइट उनका तस्लीम कर लिया गया आइन के अंदर। ये तो पहले दिया जा चुका, लेकिन मजीद हम ये कह रहे हैं, डायलॉग प्रोसेस भी कोशिश कर रहे हैं, जख्म बाकी कह रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से मिसहैंडलिंग भी है। सियासी जमातों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, वहां की हुकूमत को भी आगे आना चाहिए। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात हमें आपसे भी कहनी है कि आपको भी, मुझे भी, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, हुकूमत को भी, मीडिया को भी, उन दोस्तों से भी अपील करनी चाहिए जो बलूचिस्तान के सूरत हाल में मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं कि आए आके कम से कम हम जो कह रहे हैं मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हम हर ग्रुप के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन खुदारा इस मुल्क के हालात के ऊपर गवर्नमेंट, अगर हम किसी को सपोर्ट कर रहे हो एक ग्रुप को, तो फिर तो बात कीजिए। मिसहैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। माजी में जो कुछ हुआ उसके आज हम खमियाजे भुगत रहे हैं। ये सबके लिए लम्हाए फिक्रिया है, तमाम इदारों के लिए लम्हाए फिक्रिया है। ये बात दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए, जो आप फरमा रहे हैं कि जो बाहर बैठे हैं बलोच भाई, बलोच लीडर्स, उनसे आप कह रहे हैं, आप उनसे बात भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वापस आने की, आप कुछ व्यूअर्स को हमारे बता सकते हैं कि कुछ बात, कोई प्रोग्रेस हुई है या अभी तक बस उनसे कहा जा रहा है और वो नहीं आ रहे, या कुछ हो रहा है? कुछ चीजों के ऊपर प्रोग्रेस भी है, कुछ चीजों पे प्रोग्रेस भी है। हमने उनका जो मुतालबा था कि हमारा कोटा सूबाई मुलाजमतों में, मरकजी मुलाजमतों में पूरा किया जाए, हम वो पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हम उनको वसाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इस ब्रिज के अंदर आए भी हैं, ये बात भी नहीं है कि बिल्कुल सारे कट के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नौजवान जो इसमें फॉरेन हैंड भी शामिल है, आपके बिल में है, वो जो उसके इस्ताल में है या उसके इस वक्त मुश्तैल है, हमारे बलोच भाई जो हैं, कुछ उन्होंने बीएलए के नाम से या कोई ऐसे नामों से कायरा साहब, फॉरेन हैंड तो वही आता है ना कायरा साहब, फॉरेन हैंड तो वही आता है जब इंटरनल हैंड वीक हो। अच्छा, ये बताइए, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये फिर लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि हुकूमत पैरालाइज्ड है और क्लूलेस, पैरालाइज्ड और क्लूलेस है बलूचिस्तान पे? आपकी एक्सप्लेनेशन और जो आप बात कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये भी याद रहे कि आपने एक ऐसे वाटर एंड पावर मिनिस्टर बनाए जिनके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट कह रहे करप्शन का इश्यूज है रेंटल पावर प्लांट्स पे। मुझे ये बताइएगा कि ये, लेकिन ठहरिए, आपने जिन वजीर साहब के बारे में कहा, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसी करप्शन का जिक्र नहीं फरमाया, उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन ऑर्डर नहीं आया। उनको उनके साथ उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी जब से बनी से, मेरी अर्ज सुन लीजिए ना, उनको बुलाया गया, उनको सुना गया, उसके बाद रूलिंग क्या दी गई, जजमेंट क्या दी गई। जजमेंट में ये कहा गया कि FIA जो है उस बात को प्रोब करे कि 2006 जब ये रेंटल की पॉलिसी बनी थी, उस वक्त से लेके आज तक के वज़रा जो हैं, सेक्रेटरी जो हैं, मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं और उस वक्त के जो वज़ीर ख़जाना थे, उनको सबको उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि इसमें ज़िम्मेदार कौन है। कहाँ उस पूरी जजमेंट में उन्होंने उस वज़ीर का जिक्र फरमाया हो कि ये करप्शन का ज़िम्मेदार है? खुदा के लिए इस तरह ना करें। नहीं, तो आपसे भाई सवाल कर रहे हैं ना, आपको मौका दे रहे हैं, क्या ना करें आपसे। आपसे गुफ्तगू हो रही है। अब आपके उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने आके हमारे प्रोग्राम्स में कहा कि रेंटल पावर प्लांट का जो है कि पॉलिसी में उससे इत्तेफाक नहीं करता, जो पावर प्लांट्स ला रहे हैं वो सही नहीं है। तो ये आप ही के मिनिस्टर थे उस वक्त, फाइनेंस के मिनिस्टर, जो ऑन द रिकॉर्ड उसी फाइनेंस मिनिस्टर ने, देखिए गवर्नमेंट का काम ये था, उसी फाइनेंस मिनिस्टर की बात मानते हुए हमने इसका थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराई। ये उसी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की थी ना। हमें अपने उन भाई से, वो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, उन्होंने एक अच्छा फैसला किया, लेकिन उन्होंने फिर इसको सपोर्ट भी किया। जिस चीज को वो समझते थे गलत है, वो ड्रॉप कर दी गई। थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन ADB से उन्हीं के कहने पे हुई थी। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू जारी रखते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से। डॉक्टर अफरीदी केस पर हुकूमत क्या करेगी? जो कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने FCR के तहत जो उनका
केस किया गया, उसके फैसले के नतीजे में दो सवाल उठते हैं। एक तो ये कि उनको एबटाबाद, उनको एफआईआर एबटाबाद में क्यों नहीं काटा गया कायरा साहब, क्योंकि जो जुर्म हुआ, जिसको जो जुर्म है वो तो एबटाबाद में हुआ ना, ऑपरेशन जो था उसामा के खिलाफ, और जहां से उन्होंने जाके सीआईए के कहने के तहत पोलियो का जो भी एक मसनूई एक ढोंग रचाया और जाके अंदर से उसामा वगैरह की कोशिश की के लेने के लिए सैंपल्स, तो वो एबटाबाद में था। तो केस एफसीआर के तहत क्यों किया गया? देखिए, एफसीआर में हमने बहुत सारी बेहतरियां कर दी थी उनके खिलाफ। जहां तक मेरी इतलात हैं, जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं दहशतगर्दी के, जो अमेरिका में भी हैं, जो बरतानिया में भी हैं, जो बाकी ममालिक में भी हैं, जो आम लाज नहीं होते, एमरजेंसी लाज होते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके तहत उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए थे। और वो रहने वाले इलाका गैर के हैं, यानी ट्राइबल एरिया के हैं, और वहाँ पे एफसीआर का कानूनी चलता है। लेकिन जो डॉक्टर शकील साहब का इशू है, वो क्योंकि रहायशी वहाँ के थे, लिहाजा उनके खिलाफ अगर वहाँ पे केस बनाया गया है और वो दहशतगर्दी के कवानीन के तहत उनका ट्रायल किया गया है, मुझे उसकी इससे ज़्यादा तफसील का इल्म नहीं है। अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रीजन पर नहीं केस उनका हुआ, टेररिज्म पर हुआ है। वो भी टेररिज्म का हिस्सा है ना जी, सारा उसी अमल का हिस्सा होगा। मुझे तो इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, मैं इसलिए अच्छा, आपको उसकी तफसीलात नहीं पता। अच्छा, और अमेरिका की जो एक डिमांड है, मैं जरूर बताऊंगा आपको, मैं आपको कन्वे करूंगा यकीनन। अच्छा जी, ये बताइए, जो नाराज है अमेरिका, और उन्होंने तो एड कट भी कर दी और सेनेट ने वोट भी कर दिया और सब के जी ये पाकिस्तान जो है बहुत गलत कर रहा है और पाकिस्तान को तो उसको खास तौर पे कोई तमगा वगैरह देना चाहिए, उसने तो इतना कमाल का काम किया है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इस वक्त अमरीकी हुकूमत अगर हमसे कोई नाराज़ है, बहुत सारे दोस्तों ने पाकिस्तान में भी ये बात कही कि जी सदर साहब को बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया गया, वहाँ पे ओबामा साहब उनसे मिले नहीं, हालांकि मुलाकात उनकी हुई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी हुई, लेकिन वो तो ये जो दौरा था अफरीदी केस की बात करती है जी। हाँ जी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई। आप आजकल अमेरिका में है, इसलिए शायद आपने सारा ना देखा हो, आपने बहुत सारा देखा होगा मीडिया वहाँ पे बैठ के भी। तो वहाँ पे ये कहा गया कि जी वहाँ के मीडिया ने तो बड़ा गलत रिपोर्ट किया, बड़े नेगेटिव रिपोर्टिंग की पाकिस्तान के बारे में। इसलिए नसीम ज़ाहिरा साहबा के सदर साहब ने पाकिस्तान की पार्लिमान का, पाकिस्तान की डीसीसी और कैबिनेट का, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा पाकिस्तान के नुक्ता नजर से पेश किया है। उन्होंने अमेरिका का जो कहा जा रहा था कि वो सप्लाई लाइन खोल देंगे, हम मान लेंगे। अफरीदी केस मुझे एक मिनट दीजिए, मैं वही उसी पे आने लगा हूं। तो उन्होंने जब पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के वकार की बात की, उन्होंने कहा कि हम जो ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, कॉपरेशन है, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर लेके चलेंगे। तो उससे अमरीकी हुकूमत अगर नाराज है तो यकीनन उस पर कोल्ड शोल्डर भी होगा। मैंने तो वो सवाल ही, कायरा साहब, मैंने तो वो सवाल ही नहीं उठाया। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें कोई बात है कि ओबामा मिले या नहीं मिले। प्रेसिडेंट ने अपनी पोजीशन जो पाकिस्तान की थी वो आके नेटो में प्रेजेंट कर दी। मैंने तो वो इशू उठाया ही नहीं। मैं तो आपसे कुछ और कह रही हूँ कि अफरीदी केस पे पाकिस्तान की तरफ आपने देखा कि अमेरिका ने बहुत सी बातें की और उन्होंने सेनेट ने बिल पेश कर दिया, एड में कटौती की बात की, और सेक्रेटरी क्लिंटन, सेनेटर कैरी, सब के सब कह रहे हैं कि जी इनको तो आप मेडल देते अफरीदी को, आपने डॉक्टर अफरीदी को, आपने तो उनको 30 साल जेल सुना दी। देखिए, ये अगर इसको दो रंग है, इसके आपके सवाल के दो पहलू है। एक पहलू तो यह है कि इमदाद में कटौती की है। जब आप आलमी ताकतों के साथ महाजराई में हम हैं, हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं, कौमी मौक़िफ़ है, हम उसके साथ हैं, जो पार्लियामान ने कहा उसके साथ हैं, तो फिर उसकी कुछ कीमतें भी होंगी। वो नाराज़ होकर इमदाद में कटौती करेंगे, वो बाकी भी आपके रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, उसकी कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। पूरी कौम को उसके लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी बात जो है कि उनके अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा या उनके बाकी लोग कह रहे हैं तो ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है। एक सवाल ये भी यहाँ पे उठाया जा रहा है पाकिस्तान में, तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो नसीम ज़ाहिरा साहबा, उनकी अदालतों ने, उनकी अमरीकी अपनी अदालतों ने डॉक्टर आफिया जो हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, उसको अपने कानून के तहत सजा दी। तो हम पूरा मुल्क, सदर पाकिस्तान से लेके आम आदमी तक, पूरी पार्लियामान, अपोजिशन, मीडिया, सारे लोग उस पर रोज हम बात करते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि हमारी बच्ची हमारे वाले वापस करो। तो हाँ, ये क्या ये उनके कानून में मुदाखलत है? ऐसी बात नहीं है। हमारा नुक्ता नजर अपनी जगह मोहतरम है और दुरुस्त है। इसी तरह वो भी अपना एक व्यू रखते हैं। पाकिस्तान ने उस शख्स के खिलाफ अपने कानून के तहत जो कार्रवाई की है उसमें अपील का राइट भी मौजूद है।
मैंने पहले कहा कि मुझे इसका पूरा इल्म नहीं है, मैं उस केस के बारे में सारी खबर नहीं रखता, बजाय इसके कि मैं ऐसे ही अपनी बात को छुपाने के लिए गलत बातें करूं। मैंने आपसे इकरार किया कि मैं इस बात की डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप आलमी ताकतों के साथ साफरा होंगे और आप अपने मौके पे खड़े होंगे तो फिर ताकतवर के सामने खड़े होने की सजाएं होती हैं, सजा भुगतेंगे। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमसे बात करने का। आज नाज़रीन इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।